पाकिस्तान में हाफिज सईद के साथ मुलाकात और पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जिस तरीके से उसे अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में 2 दिनों से लगातार पूरे देश में सुर्खियों में बने हुए हैं वेद प्रताप वैदिक। शायद इतनी सुर्खियां उन्हें तब कभी नहीं मिली होगी अपने 70 साल के जीवन काल में, जब वो पत्रकार के तौर पर तमाम लेख लिखा करते थे। लेकिन हाफिज सईद के साथ ये मुलाकात, इसके लिए अब सरकार को भी स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की एनडीए सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह मुलाकात गलत है, किसी भी तरीके से भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और यहां तक अब बात आगे आ गई है कि पाकिस्तान के उच्चायोग से अब यह बात मांगी जा रही है जानकारी के तौर पर भारत सरकार के द्वारा कि भाई साहब आप ये तो बताइए कि किस तरीके से वैदिक और हाफिज सईद के बीच में मुलाकात हुई। लेकिन उससे बड़ा सवाल यहां यह उठ खड़ा होता है कि क्या भारतीय उच्चायोग को इस्लामाबाद में इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, वेद प्रताप वैदिक 3 दिनों की पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे, लेकिन अपने पाकिस्तान के प्रवास को उन्होंने 20 दिनों में तब्दील कर दिया। यह कैसे हो पाया था? क्या उनका वीजा एक्सटेंड नहीं किया गया था? क्या भारतीय उच्चायोग को उनके वहां पर रहने की जानकारी नहीं थी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज भारत सरकार के पास नहीं है। पहले देखिए रिपोर्ट। मैं ये कहता हूं कि जो आजादी कश्मीरियों को चाहिए वो आपको क्यों नहीं चाहिए, वो मुझको क्यों नहीं चाहिए? अगर मैं दिल्ली में रहकर पूरा आजाद रह सकता हूं, आप इस्लामाबाद में रहकर पूरे आजाद रह सकते हैं, तो कश्मीरी जो श्रीनगर में रहते हैं और जो मुजफ्फराबाद में रहते हैं वो पूरी तरह से आजाद क्यों नहीं हो सकते? खुद को फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा जानकार मानने वाले वेद प्रताप वैदिक ने पाकिस्तानी सरजमी पर कश्मीर विवाद का जो हल सुझाया है, उससे भारत की राजनीति में उबाल आ गया है। वैदिक के बयान को भारत विरोधी बताते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मांग वैदिक की गिरफ्तारी की भी हो रही है। ये वैदिक किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, उसकी विचारधारा क्या है मुझे मालूम नहीं। ऐसे व्यक्ति को इस देश में रहने का अधिकार नहीं। और जो कार्रवाई हमने कसाब और अफजल ग्रुप पे की है, इस प्रकार की कठोर कार्रवाई ऐसे व्यक्ति पे होनी चाहिए। वैदिक पर होना चाहिए। जी हाँ, अगर उसने इस प्रकार की भाषा की है कश्मीर के बारे में, तो मैं कहता हूं वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी पार्टी का हो। वेद प्रताप वैदिक के साथ ही मुश्किलों से सरकार भी मुकाबिल है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत वैदिक को पाकिस्तान भेजा है। अब खुद सरकार वैदिक के बयानों की निंदा कर रही है। मैं केवल डिसअप्रूव नहीं कर रही इस मीटिंग को, मैं यहां खड़े होकर के कहना चाहती हूं कि मुंबई हमले का मुख्य आरोपी, उससे ये मुलाकात केवल डिसअप्रूवल के काबिल नहीं है बल्कि भत्सना के काबिल है, और मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूं। पहले हाफिज सईद से मुलाकात और अब कश्मीर की आजादी का राग छेड़ने वाले वेद प्रताप वैदिक इस वक्त दक्षिण एशिया में शायद सबसे चर्चित और विवादित शख्स हैं। ये अलग बात है कि वो इस पूरे विवाद की जड़ गलतफहमी को बता रहे हैं। मैंने कहा है कि कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करना मूर्खता है। हाँ, कश्मीर के लोगों को वैसी ही आजादी होनी चाहिए जैसी कि हम लोगों को दिल्ली में है या पाकिस्तानियों को लाहौर या इस्लामाबाद में है। इसमें मैंने गलत क्या कहा? पाकिस्तान के मेहमान बने वैदिक ने भले ही कश्मीर की आजादी का राग छेड़कर मेजबान को खुश करने की कोशिश की हो, लेकिन उनके इस बयान ने उन्हें विवादों में तो घसीटा ही, साथ ही विपक्ष को भी सरकार पर अब तक का सबसे जोरदार हमला करने का सामान मुहैया करा दिया। कांग्रेस को लग रहा है कि इस मामले में और तूल देने से बीजेपी के इमेज को धक्का लग सकता है, और सरकार के सामने चुनौती है कि कैसे अपनी इमेज को और साख को बचाए, क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी इमेज एक नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पर देखती रही है और बनाती रही है। लेकिन अब कांग्रेस को लग रहा है कि इसमें डाउट क्रिएट करके जनता के सामने पेश किया जाए कि बीजेपी जो कह रही है वो सब कुछ सही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो वैदिक जी की तमाम बातों को लेकर और खास करके जो उन्होंने डॉन के साथ इंटरव्यू दिया, उस पर भी कई सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत सरकार के लिए जरा मुश्किल हो गया है कि वो अपनी स्थिति को कैसे साफ करे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रामेश्वर चौरसिया, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी और कांग्रेस से मुकेश नायक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौरसिया जी, मैं कुछ एक सवाल चाहता हूं जिसमें से 2 प्रमुखता से आपके सामने रखता चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि उसका जवाब मिलेगा। पहली चीज ये, वेद प्रताप वैदिक जी इस्लामाबाद पहुंचते हैं 3 दिनों की यात्रा पर और उसके बाद वहां वो 20 दिनों तक रहते हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय उच्चायोग को इसकी जानकारी वहां पर नहीं होगी? हम सब पत्रकार इस्लामाबाद जा चुके हैं। अगर हम अपने
डेजिग्नेटेड टाइम से 2 घंटे भी लेट हो जाएं तो हमें एम्बेसी को बताना पड़ता है, उच्चायोग को बताना पड़ता है वहां पर। दूसरा सवाल यह भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से 20 दिनों तक वहां रह रहे हैं, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और भारतीय उच्चायोग को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हाफिज सईद से मिलकर वापस आ गए? भारत पहुंचने के 3 दिन बाद वैदिक जी की एक पत्रकार से बातचीत होती है और उसके बाद यह बात सामने आती है कि वैदिक जी हाफिज सईद से मिल चुके हैं। बड़ा अफसोसजनक होगा कि भारत सरकार को इस बात की जानकारी तक नहीं है और भारतीय उच्चायोग को पाकिस्तान में इसकी भनक तक नहीं है। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं साफ कर दूं अजय जी, जो आप बोल रहे हैं आप भी कंट्राडिक्टरी बोल रहे हैं। आप अगर कहीं विदेश यात्रा पर जाते हैं 3 दिन के बदले 20 दिन रहते हैं तो क्या उच्चायोग को जानकारी देते हैं? सभी लोग जानकारी जी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। पाकिस्तान में कोई भी भारतीय सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, पूरा मैं आपकी पूरी बात तफसील से सुन तो लीजिए। दूसरी बात, वैदिक जी इतने चर्चित पत्रकार हैं, अपने को कहते हैं हम नरसिम्हा राव के डिप्टी पीएम के रूप में ही काम करते थे, राजीव गांधी जी हमारा इस्तेमाल करते थे, सोनिया जी बुलाती थी फॉरेन पॉलिसी के लिए, बड़े बोले तो हैं ही। एक इनके साथ के पत्रकार एक चैनल पर बताए कि जब मैं इनके साथ नवाज शरीफ से मिल रहा था तो ये किसी को मिलने ही नहीं दे रहे थे, अपनी ही बखान किए जा रहे थे। ये है ही। अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हो, इसके पहले चाहे दाऊद था जो भागा है, और ये हाफिज सईद को हिंदुस्तान मांग रहा है। वैदिक जी एक पत्रकार के नाते, इंडिविजुअल के नाते मिल रहे हैं जी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन वही वैदिक जी उसके 3 दिन पहले कश्मीर पर बयान देकर के जाते हैं, आजादी की बात करते हैं, वो उतना ही खतरनाक है जितना यहां प्रशांत भूषण भी आजादी की बात करते थे जिस पर बवाल उठा था। अब अजय जी आप आगे पूछेंगे, मैं बता दूं इसमें मामला ये उठता है जी। भारत सरकार का हमारा पक्ष ये था, कल तक जोड़ा जा रहा था कि हमने भेजा जी, ना बीजेपी से कोई संबंध है ना सरकार से, सरकार ने क्लियर कर दिया। आज भी सरकार ने क्लियर किया, विदेश मंत्री ने अब रिपोर्ट मंगाई। ये मामला जब कश्मीर का उठा, भाई ये क्या है, पाकिस्तानी एम्बेसी से भी या हिंदुस्तान की एम्बेसी से भी, ये मामला क्या है? अब जहां तक कार्रवाई की बात है, मैं बता दूं 1 मिनट में, कार्रवाई की बात है, आप भी जानते हैं इस देश के कानून में अरुंधति राय पर कार्रवाई हुई क्या? बिल्कुल। या क्या किस प्रोविजन के अंदर कार्रवाई होगा, ये तो सरकार कानून देखेगी या पत्रकारों का जो बाइलॉज है उसको देख करके ही होगा। दूसरी बात, चौरसिया जी पहले 1 सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। वाजपेयी 3 बार इंटरव्यू ले चुके थे, 3 बार इंटरव्यू ले चुके थे हाफिज सईद का। अब वो पत्रकार के नाते उस समय कुछ नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं चौरसिया जी 1 मिनट चौरसिया जी सुन लीजिए, सुनिए 1 सेकंड चौरसिया जी 1 मिनट प्लीज। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों से बात करते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। यादाश्त पर कही गई चीजों को हम कभी प्रस्तुत नहीं करते। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात पहले, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अजय जी मैं उसी पर आ रहा जी, तो मैं यहाँ पे सवाल यहाँ ये पूछने जा रहा हूं कि वैदिक जी सिर्फ अपनी यादाश्त पर चीजों को सामने रख रहे हैं। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी की जितनी पैरोकारी वैदिक जी ने हाफिज सईद के सामने की, उससे ऐसा प्रतीत होता है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रतीत होता है, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की पैरोकारी वो कर रहे हैं। इसीलिए आज आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं बोल देता हूं, सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, इसी पर मैं बोल देता हूं जी। आपको भी मालूम है कि वैदिक जी जो गए थे कोई इंटरव्यू नहीं लिए। वैदिक जी ने किसी के वक्तव्यों से साफ हो जाता है, उसको मैं इंटरव्यू मानता भी नहीं। इंटरव्यू लेने जब आप आ जाएंगे, जैसे क्वेश्चनेयर बनाएंगे, टेप रिकॉर्डर ले जाएंगे, कैमरे ले जाएंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी वाहवाही में गए वाहवाही लूटने के लिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेना, यहां भी जब चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ बल, बहुत पत्रकार नरेंद्र मोदी जी के फेवर में लिखते थे, जो उन्होंने किया उसका गुणगान गाते थे, बहुत लोगों ने प्रचार किया, देश की करोड़ों जनता ने वोट दिया, तब नरेंद्र जी होते। अब कोई चर्चा करे तो उसमें हमारी क्या गलती है? नहीं, लेकिन जो प्रतीत हो रहा है उसमें तो दिक्कत होती ही है ना। चलिए मुकेश नायक जी, कांग्रेस पार्टी से बहुत बड़ा, आप इंडिविजुअल किसी की बुराई कीजिए, शिकायत कीजिए, इससे हमारा क्या लेना देना है? कभी आप मेरी शिकायत कीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर इसीलिए मैंने आपसे कहा, आपने कहा, चलिए चौरसिया जी एक बहुत सदा हुआ जवाब चाहूंगा छोटा सा इस सवाल का। आपने कहा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कई ऐसे लोग हैं, आपको याद होगा यासिन मलिक जब हाफिज सईद से मिलकर भारत वापस लौटे थे, तमाम टेलीविजन चैनलों पर इसकी चर्चा हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि यासिन मलिक को जेल भेजा जाना चाहिए। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आप मांग करते हैं कि वेद प्रताप वैदिक जी को जेल भेजा जाए?
नहीं, मैं उसी जगह सभा पर यही मैं बोला कि भारत सरकार ने पूरी रिपोर्ट मंगाई है कि वैदिक जी 18 दिन वहां कैसे रुके। वीजा तो पाकिस्तान ने दिया होगा, वैदिक जी ने ये बात की सारी चीज मंगाई गई है। अगर वो प्रोविजन बनता है तो देखना पड़ेगा कानून में, क्योंकि एक पत्रकार भी हो कानून में, वो एक सेपरेटिस्ट लीडर थे, वो एक अलगाववादी नेता थे। वैदिक जी एक पत्रकार की हैसियत में है, अपने को एक्सपर्ट भी कहते हैं। तो सरकार प्रावधानों को देख रही है, मैं आपको बता रहा हूं। और जो इंटेलिजेंस एजेंसी अब जांच में जुटी है वो आपको डिक्लेयर करके तो करेगी नहीं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कार्रवाई आप करने की बात कर रहे हैं उस पर जरूर बात होगी, लेकिन सरकार ने जो क्लियर किया है, सरकार रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई। मुकेश नायक जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज अपने बचाव में बहुत कुछ कहना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि शायद वैदिक जी और स्वामी रामदेव के जो अंतरंग संबंध हैं उसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी संशय में है? देखिए अजय कुमार जी, पूरा देश जानता है कि वेद प्रताप वैदिक जी रामदेव बाबा के प्रवक्ता के रूप में काम करते रहे हैं और पूरे देश में पिछले दिनों बीजेपी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए काम करते रहे हैं। अनेक डिबेट में टेलीविजन चैनल पे मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिला है और स्पष्ट रूप से उन्होंने बीजेपी के पक्ष में सदैव अपनी राय रखी है। आप पूरी जानकारी के साथ बात करते हैं अजय कुमार जी, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप इसको सही करिएगा। 12 लोगों का ये डेलीगेशन गया था जी, 10 लोग लौट करके, ये 2 लोग अतिरिक्त दिन कैसे रुके, कैसे वीजा मिला? आपको मालूम है कि पाकिस्तान का वीजा 15 दिन से ज्यादा नहीं मिलता है और अगर कोई रुके तो उसको एम्बेसी को सूचना देना पड़ती है, दुरुस्त करना पड़ता है अपने रुकने का पूरा नियम के अनुसार, तब वो रुक सकता है। दूसरी बात, मैं ये सीधा चौरसिया जी से कहना चाहता हूं कि ये वेद प्रताप वैदिक जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिडन एजेंडा लेकर वहां गए थे, हाफिज सईद से मिले और जिस तरह से कश्मीर की आजादी की उन्होंने बात की है, बुनियाद बात क्यों कर रहे हैं? बहुत दुर्भाग्यजनक है। मुकेश जी, और मुकेश जी, आलोचना देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, आपके पास कोई प्रूफ है? सुन लीजिए, आपके पास कोई प्रूफ है? इस तरह की बात मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके प्रवक्ता ने क्या प्रधानमंत्री ने भेजा, ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, आपके पास प्रूफ है कि ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आतंकवादी से बात करने के भेजेगा? नहीं, पहले आप संभालिए अपने आप को। प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री आपके पार्टी का भी होगा, पूरे देश में इंटरव्यू चल रहे हैं, करने के लिए भेजेगा। थोड़ा आप जब बोलते हैं तो थोड़ा सुना भी करिए चौरसिया जी। नहीं, आप जो गलत आपने बोल लिया, अब सुनिए आप। चलिए, अच्छा, आप दोनों के बीच मैं ये कहना चाहता हूं जी, आप दोनों के बीच में जरा आप उच्चायोग को ये जानकारी में नहीं था कि वो अतिरिक्त दिनों में रुक रहे हैं, हाफिज सही से मिल रहे हैं क्या? ये हाई कमीशन को जानकारी नहीं थी? वो पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते रहे हैं, ये आपको जानकारी नहीं है क्या? आपको जानकारी नहीं है क्या? मैं कहता हूं मतलब कि जिस तरीके से इनका एक मंत्री कश्मीर में धारा 307। चलिए, इस चर्चा में जरा उर्मिलेश जी को मैं शामिल करता हूं। उर्मिलेश जी, क्या एक सवाल पूछता हूं? चर्चा जी, एक मिनट, एक सवाल मेरा है, एक मिनट, उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए चर्चा जी, मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक मिनट, बस सिर्फ 1 मिनट। उर्मिलेश जी, हम सब जानते हैं कि अगर पाकिस्तान जाना होता है पत्रकार की हैसियत से, आप भी जा चुके हैं, मैं भी जा चुका हूं, वहां पर अगर आप 24 घंटे से ज्यादा अपने निर्धारित कार्यक्रम से रुकने की बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, बिना आप भारतीय उच्चायोग को जानकारी दिए नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरकार के ये भारत और पाकिस्तान दोनों के पत्रकारों पर लागू होता है। और उतना ही नहीं, अगर आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, इससे पहले कि आपके संपादक को इसकी जानकारी हो, दोनों सरकारों को जानकारी हो जाती है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या भारत सरकार की हो। क्या यह वाकई में संभव है कि वैदिक जी हाफिज सईद से मुलाकात करें और भारतीय उच्चायोग को इसकी भनक तक न हो 3 दिनों तक उनके भारत वापस आ जाने के बाद भी? बहुत कम समय है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज मैं अपनी बात रखना चाहता हूं वैदिक जी के प्रकरण पर, जिस पर पूरा देश 2 दिन से राष्ट्रीय क्षति कर रहा है अपने समय की। पहली बात तो यह है कि मैं आदरणीय वेद प्रताप वैदिक की पाकिस्तान की इस यात्रा को एक भारतीय पत्रकार की यात्रा मानता ही नहीं, क्योंकि वैदिक जी पिछले कई वर्षों से पत्रकार वो रहे हैं, हमारे तो अखबार में रहे हैं। जिस अखबार के साथ मैंने अपने जीवन के पत्रकारिता की शुरुआत की, उस अखबार के सहायक संपादक और संपादक विचार भी वो कुछ समय तक रहे। लेकिन इसके बाद से अगर आप देखें, भाषा के बाद से, तो मैं समझता हूं कि वो हाल के वर्षों में लगातार सामाजिक, सांस्कृतिक,
राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहे हैं और वो छुपाते नहीं हैं। इस मामले में बहुत ईमानदार हैं। वो रामदेव जी के साथ कभी घूमते हैं, कभी अन्ना हजारे के साथ बैठते हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे पत्रकार ये काम करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो प्रोफेशन पत्रकारिता का है, अजय कुमार ने हाफिज सईद का इंटरव्यू अगर लिया होता और न्यूज नेशन पर अगर वो दिखाया गया होता तो वो मैं समझता हूं कि इस महाद्वीप का एक बहुत बड़ा स्कूप होता और उनको और अजय कुमार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा होता, अजय कुमार या कोई भी पत्रकार, क्योंकि किसी भी पत्रकार को किसी भी व्यक्ति से मिलने का अधिकार है, भले ही वो संविधान प्रदत्त न हो, लेकिन एक पत्रकारिता के पेशे में ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि वो जो चाहे, जिस क्षेत्र में चाहे जाकर वहां के कैरेक्टर से बात करे, वहां के शख्सियतों से बात करे। लेकिन जो वैदिक जी ने किया, दरअसल वो अगर इंटरव्यू होता हाफिज सईद का तो वो छपा होता, पहले से कहीं तय होता कि कहां वो छपेगा। मान लीजिए उनको पाकिस्तान में ही हाफिज सईद से संपर्क पहली बार हुआ, दिल्ली से सोचकर वो नहीं गए, तो भी पहला एक आदमी काम करता है एक पत्रकार के नाते कि वो दिल्ली में अपने दोस्तों से बात करता, लाहौर में बात करता कि ये इंटरव्यू कहां छपेगा। उन्होंने छपने के बारे में, प्रसारण के बारे में कोई चिंता ही नहीं की। इसका मतलब कि वो एक प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं था, वो एक पत्रकार की एक आतंकवादी से मुलाकात नहीं थी। और दुनिया में अनेक पत्रकारों ने आतंकवादियों से मुलाकात की है, उसको प्रकाशित किया है। तो मैं सबसे पहले तो ये रखना चाहता हूं कि दरअसल ये प्रोफेशनल पत्रकार का एक कदम था ही नहीं जिस पर यह देश इतनी चर्चा कर रहा है कि उन्होंने क्यों किया, कैसे किया। लेकिन एक जो बुनियादी सवाल मैंने आपके सामने रखा था, क्या आपको लगता है कि भारतीय उच्चायोग को पाकिस्तान में इसकी कतई जानकारी नहीं थी? क्या यह संभव है? क्या यह कल्पना के परे की बात नहीं है? अजय, आपने पहले ही कहा अपने इंट्रोडक्शन में, और वाकई हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने वाले पत्रकारों की संख्या कम नहीं है। लगातार आते जाते लोग हैं, कई बार नहीं भी जाने दिया जाता है, वीजा डिनाई कर दिया जाता है। एक बार पैन ऑफ साउथ एशिया की फेलोशिप पर मैं 6 पत्रकार जा रहे थे, ऑल ऑफ सडन हम लोगों का वीजा 6 दिन पहले रोका गया, होटल वगैरह बुक था। तो मेरा ये कहना है कि ये संभव ही नहीं है। अब रामेश्वर चौरसिया हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि आप विदेश जाते हैं तो 2 दिन के अलावा 10 दिन रह जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे भैया, विदेश और पाकिस्तान में फर्क है। ये डेनमार्क, अमेरिका और फ्रांस नहीं है। पाकिस्तान, एक सेकंड, पाकिस्तान में जब यात्रा भारत का आदमी करता है या पाकिस्तान का आदमी भारत में करता है, दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें किसी भी यात्री का, खासकर पत्रकार का या किसी भी बौद्धिक व्यक्ति का, जिस तरह वहां चेकिंग होती है, जिस तरह उसके बारे में एक एक कदम उसके सूंघे जाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई आदमी 2 दिन के लिए जाए और 20 दिन रह जाए और इंटेलिजेंस को पता ना हो, एम्बेसी को पता ना हो, हाई कमीशन को पता ना हो, ऑफिशियल्स को पता ना हो। असंभव है। चौरसिया जी, एक छोटा जवाब, क्योंकि एक और रिपोर्ट हम यहां दिखाना चाहते हैं। हाँ, उर्मिला जी, मैंने नहीं कहा कि वो 10 दिन रुक जाए, बाकी जगह की मैंने बात की। अगर वैदिक जी रुकते हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं कि खबर करना पड़ता है एम्बेसी को। वैदिक जी ने खबर नहीं की, अपने पहुंच का इस्तेमाल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने खबर की नहीं, मैं नहीं जानता। वीसा बढ़वाया, पहले सुन लीजिए, अपना वो वीसा बढ़वाया, ये तो वैदिक जी ही बताएंगे। सरकार तो अब जांच कर रही है। ये तो वैदिक जी जैसे बड़े पत्रकार, जो आप कह रहे पत्रकार थे, आज पत्रकारिता की हैसियत में नहीं है, गए और बड़बोले नेता है, बड़बोले चौरसिया जी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है, सवाल देखिए आज हम बहुत बुनियादी सवाल करें। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार को आज ये बताना पड़ेगा कि भारतीय उच्चायोग के पास इसकी जानकारी कैसे नहीं थी। देखिए, एक आतंकवादी से किसी व्यक्ति की मुलाकात और भारतीय उच्चायोग की इसकी जानकारी नहीं, ये बहुत बड़ी नाकामी है। इसे काहिली कहा जा सकता है। अजय जी, सरकार ने तो आज पार्लियामेंट में यही कहा कि हम मुझे रिपोर्ट ले रहे हैं उच्चायोग से। कैसे ये हुई जब 13 लोग डेलीगेशन में गए थे? उससे आगे मैं एक शब्द बता दूं, इसको तो कांग्रेस के जो नेता गए थे, पूर्व विदेश मंत्री, उनके साथ वैदिक जी ने चर्चा की, उनके साथ गए थे, उनको ही आकर एक खुलासा कर देना चाहिए था कि वैदिक जी कैसे रुके। वो लोग तो पहले आ गए थे ना, उनकी गलती नहीं है क्या? वो लोग पहले आ गए थे। अच्छा चलिए, मुकेश जी आपकी गलती है क्या भाई? आपके 2 नेता वहां पर थे, देश को आपके 2 नेता वहां साथ में थे, क्या आपकी गलती है? देश को क्यों नहीं बताया? मुकेश जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी?
ऐसा लगता है कि मुकेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है कुछ। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो निर्धारित वीजा के नियम हैं, वहां के रहने के नियम हैं, उतने समय तक रहने के बाद बाकी डेलीगेशन के लोग लौट आए, लेकिन किन कारणों से ये रुके रहे? क्या हाई कमीशन को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या भारत की सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? किन परिस्थितियों में हाफिज सईद से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद किस तरह की कश्मीरियों की आजादी की उन्होंने बात की? अच्छा, पूरे देश ने सुना। रामेश्वर चौरसिया जी अभी भी उनको बचाने के लिए एक प्रच्छन्न तरीका अपना रहे हैं, सीधी उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। इससे हम क्या जाने, ये समर्थन कर रहे हैं उनका या विरोध कर रहे हैं, ये समझ के परे है। अच्छा मुकेश जी, क्यों उनको बचाएंगे? चलिए मुकेश जी, व्यक्ति ये भाषा बोलता है उसको हम नहीं बचाते। मुकेश जी, आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके मैं एक सवाल मुकेश जी आपसे पूछना चाहूंगा, जिसका जवाब रामेश्वर जी आप दें। कैसे नहीं? रामेश्वर जी, मैं एक सवाल मुकेश जी से पूछ रहा हूं, जिसका जो जवाब दें उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मुकेश जी, आपने कैसे कह दिया कि वेद प्रताप वैदिक जी, आपके नेता ने, राहुल गांधी जी ने कहा कि वेद प्रताप वैदिक जी आरएसएस के आदमी हैं? क्या आधार है? पूरा देश जानता है जिस तरह की ये परसेप्शन होती है आदमी के आचरण से, उसकी भाषा से, उसके व्यवहार से, उसके बोलने से, उसके तौर तरीकों से, और जिस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों में सक्रिय रहे हैं, उससे एक परसेप्शन है पूरे देश में, पूरा भारतवर्ष जानता है। इसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? अब बताइए, ये भाषण का मंच है? अजय जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके पास एक तो इसका क्या प्रूफ है, और एक जब तक उनसे लाभ मिलता रहा तब तक उनके पक्ष में रहे। आज उन्होंने गलती कर दी तो उनको उनकी आलोचना करने की बजाय आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वेद प्रताप वैदिक राहुल गांधी जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ काम किए, नरसिम्हा राव जी के साथ किए, कह रहे हैं कि इंदिरा जी हमको बुलाती थी फॉरेन पॉलिसी तय करने के लिए, ऐसे बड़बोले हैं। दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री इनको जानते हैं। इस आदमी को के बारे में इस तरह से चर्चा करके जो प्रसिद्धि पा रहे हैं, और मुकेश नायक जी इसको जो राजनीतिकरण दे रहे हैं। मुकेश नायक जी, देश से सुरक्षा का मामला है, कश्मीर की आजादी पर चर्चा किया, और आपके एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उनको भेजा था जाके हाफिज। चलिए, लेकिन मैं आप दोनों, यही शकील साहब बोल रहे हैं। उमेश जी, निंदनीय नहीं है क्या? चौरसिया जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं निंदनीय नहीं है? चौरसिया जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसी के बीच में मैं आप ही लोगों के बारे में, आप लोगों की प्रजाति के बारे में, भारतीय सियासतदानों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, भारत में जो सियासतदान है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, वो भी बड़बोले लोगों को पसंद करते हैं। इस देश के ज्यादातर सियासतदान, चाहे वो मिस्टर भगवती हो या अमर्त्य सेन, ऐसे इंटेलेक्चुअल को पसंद नहीं करते जो गंभीर हैं, जो देश समाज को समझते हैं, जो वाकई सीरियस हैं अपने अध्ययन को लेकर। बड़बोले की बात जो आप कर रहे हैं, ये मेरा शब्द नहीं है, आपने दिया है और शायद ठीक ठाक है। ये बड़बोलापन आप लोगों को बहुत पसंद आता है। आप लोग चाहते हैं, कांग्रेस में लोग चाहते हैं कि अर्जुन सिंह की बात जाकर किसी और को बता दे, कोई नेता के यहां, अब नहीं है उनका नाम मैंने लिया, दिवंगत नेता। कोई चाहता है कि उसकी जासूसी करने वाला कोई पत्रकार मुझे मिल जाए। पत्रकारों से बहुत सारे काम भी लिए जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आदरणीय वैदिक जी पर आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बड़बोले और तरह तरह के धंधेबाज लोग आप लोगों को बहुत पसंद है, माफ कीजिएगा। रामेश्वर जी, हाँ ठीक है, उर्मिला जी ये बात सही है। गंभीर पत्रकारों से आप लोगों को नफरत है, गंभीर पत्रकारों से आप लोगों को नफरत है, लेखकों से भी नफरत है, बुद्धिजीवियों से नफरत है, आपको नकली लोग काफी पसंद हैं। ठीक है, जिसको होंगे उर्मिला जी ये बता दीजिए, कोई प्रमाण बता दीजिए कि आज तक वैदिक जी का हमारे पार्टी के किसी नेता किसी से सरकार में संबंध रहा हो। वो तो खुद ही कह रहे हैं भाई। आदरणीय वैदिक जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे नरसिंह राव जी के कार्यकाल में। इसका मतलब आरएसएस का आदमी उस वक्त बैठा हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। नहीं, उन्होंने अटल जी का नाम नहीं लिया। यही है उर्मिला जी, आपको बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपने को जोड़ा है कांग्रेस के तीनों प्रधानमंत्री से। चलिए, अच्छा, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। चर्चा में जरा बीच में आ रहा हूं। एक आखिरी सवाल रामेश्वर जी, मेरे पास बस 30 सेकंड है। कितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे वेद प्रताप वैदिक जी के खिलाफ आप लोग? कितनी जल्दी? देखिए अजय जी, मैंने पहले ही बोला कि प्रेस का रूल क्या है, किस कानून के तहत आता है। पहले भी अरुंधति राय पर बयान इसमें अब तो शक होता जा रहा है ना कि वैदिक जी एक पत्रकार के तौर पर थे। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सरकार ने सारी रिपोर्ट मांगी है। देश का कानून है, कानून के तहत कौन कार्रवाई होगी, देश हित में सरकार को जो लगेगा कार्रवाई करेगी। बहुत धन्यवाद आप सबों का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी की वजह से हम इस चर्चा को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से वेद प्रताप वैदिक जी अपने इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं, लेकिन वो इंटरव्यू अभी कहीं भी
प्रकाशित नहीं हुआ है, उसका कोई भी अंश न तो टेलीविजन पर है और न ही किसी अखबार में है, लेकिन यह इंटरव्यू चर्चा में है। यह अपने आप में प्रदर्शित करता है कि वैदिक जी एक पत्रकार के तौर पर कम से कम नहीं गए थे एक आतंकी से मिलने के लिए। अब इसके बाद तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सरकार नहीं करती है तो जाहिर सी बात है सरकार का हाथ वैदिक जी के पीछे जरूर होगा। वापस आते हैं और खबरों के साथ।